मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को विटनेसेस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। विटनेस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इन सारी चीजों की चर्चा करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कानून जो होता है वह अंधा होता है। ये आप लोग सबको पता है कि कानून जो है वह अंधा होता है। वह खुद न तो देख सकता है और न ही उस पर कोई वह अपना ओपिनियन दे सकता है। जजमेंट देता है तो जजमेंट किस आधार पर देता है? जजमेंट वह देता है विटनेसेस के टेस्टिमनी के आधार पर देता है। ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बतलाया है कि ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जिसमें कि जब क्रिमिनल केस की बात जब मैं करता हूँ तो वहां पर ओरल विटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ओरल इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? हम विटनेस के नाम से जानते हैं। जिसको कि हम विटनेस के नाम से जानते हैं। विटनेस की जब हम बात करें तो विटनेस आंख और कान है किसी भी कानून का, किसी भी न्यायिक सिस्टम का। कानून का जो न्यायिक व्यवस्था है उसका आंख और कान है। वह विटनेस की आंखों से देखता है और विटनेसेस की वह जो बात को जो बोलता है उसको वह सुनता है। वह जो सुना है विटनेस, उसको भी वह उसी रूप में प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जब हम बात करते हैं हियरसे एविडेंस की, मतलब कि विटनेस ने कुछ बात को जो सुना उसको ही वह रिप्रोड्यूस कर रहा है कोर्ट में आकर। तो वह कोर्ट ने नहीं सुना। यदि कोर्ट सुनेगा भी तो कोर्ट जो है, मैंने कहा कि कोर्ट अंधा और बहरा है, वह डीफ एंड डम्ब है, तो वह कुछ नहीं देख सकता है, कुछ नहीं सुन सकता है। विटनेस जो उसे दिखाना चाहता है वह देखता है और विटनेस जो सुनाना चाहता है वह सुनता है। अब उसको जज करना न्यायालय का काम है कि वह कितना सही और कितना गलत है। इस दृष्टिकोण से मैंने कहा कि कानून जो होता है वह अंधा होता है, कि वह न तो कुछ देखता है और न ही कुछ सुनता है। विटनेस की आंखों से देखता है और विटनेस के कानों से सुनता है, और उसी के आधार पर वह निर्णय लेता है। तो आज मैं उसी विटनेसेस की चर्चा करने जा रहा हूँ। ये विटनेसेस कितना इंपॉर्टेंट है आप इसी बात से समझ लीजिए कि एविडेंस एक्ट में पूरा 17 सेक्शन पर डिवोट किया गया। सेक्शन 118 से लेकर 134 तक सिर्फ विटनेसेस की ही बात करता है। 118 में है कि किसको टेस्टिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले मैं उसकी ही बात करूं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बाकी सारे तो जितने सेक्शंस हैं वो छोटे छोटे हैं, वो कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात है। हु में टेस्टिफाई, किसको किया जा सकता है टेस्टिफाई यहाँ पर। तो सबसे पहले बात आता है कि जज जो है वह जिस व्यक्ति को यह समझता है कि कॉम्पिटेंट है और जिस व्यक्ति को सुना जा सकता है, वहां पर वह उसको विटनेस बॉक्स में आने की इजाजत देता है। यहाँ पर जज का पूरा डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर जब कॉम्पिटेंस ऑफ द विटनेस की बात आती है तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को इनकॉम्पिटेंट विटनेस नहीं माना जा सकता। अपैरेंटली मैं आऊंगा एक एक करके एनालाइज भी करूंगा। अपैरेंटली किसी व्यक्ति को जो है वो इनकॉम्पिटेंट विटनेस नहीं माना जा सकता। जब विटनेस की बात कर रहा हूं तो यहाँ आई विटनेस की बात आती है, हियर से एविडेंस की बात आती है, कानों से सुना हुआ जो है उसकी बात आती है। मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। एविडेंस की जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर पूरी तरह से क्या है, ओरल है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को इनकॉम्पिटेंट नहीं माना जा सकता। यहाँ पर पूरी तरह से कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। जैसे मैंने आप लोगों को तो सीआरपीसी पढ़ाया होगा तो बताया था कि बेल में कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। उसी ढंग से किसको वह कॉम्पिटेंट विटनेस मानता है और किसको वह कोर्ट में अपीयर करवा सकता है, यह पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है? कोर्ट पर निर्भर करता है। हम जो है विटनेस की लिस्ट देते हैं, विटनेस को बुलाया गया। नॉर्मली कोर्ट जो है जो लिस्ट प्रोवाइड किया जाता है उसको तो बुला ही लेता है, लेकिन जब विटनेस बॉक्स में वो बुलाता है वह, तो वहां पर यह देखता है कि उसका व्यवहार क्या है। उसके आधार पर वो कोर्ट ये जज करता है कि कौन कॉम्पिटेंट है, कौन कॉम्पिटेंट नहीं है। यह पूरी तरह से वह जज करता है। कैसे जज करता है? वह उसके कैपेबिलिटी पर
कि वो कितना कैपेबल है, विटनेस इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम। उसके सामने जो क्वेश्चन पुट किया जा रहा है उसमें वह कितना कैपेबल है या कितना इनकैपेबल है, इसके आधार पर विटनेस बॉक्स में खड़े व्यक्ति को, जैसे हमने कोर्ट को लिस्ट दिया और कोर्ट सीधे उसी रूप में रिजेक्ट नहीं करेगा, नहीं मैं इस विटनेस को नहीं मानता हूं, यह डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। मेक इट ए पॉइंट, हमने दिया वहां पर अपना विटनेस की लिस्ट हमने दी हुई है, तो कोर्ट सीधे इस रूप में आउटराइटली यह नहीं कर सकता कि नहीं इस विटनेस को मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कोर्ट जो है उसके कॉम्पिटेंस को उसने तो जांचा ही नहीं। उसके कॉम्पिटेंस को कोर्ट कब जांचेगा? जब वो विटनेस बॉक्स में आएगा, जब उसके सामने क्वेश्चन पुट किया जाएगा। तो डिस्क्रिशनरी पावर है लेकिन रिस्ट्रिक्टिव डिस्क्रिशनरी पावर है, या बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डिस्क्रिशनरी पावर जो है, या ऐसा नहीं है कि वो ब्लैंक डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया गया। रिस्ट्रिक्टेड डिस्क्रिशनरी पावर है जज का, कि वह तभी उसको हाँ या ना बोल सकता है कि इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जब वह विटनेस बॉक्स में आ जाता है और जब वहां पर क्वेश्चन पुट किया जाता है उसके सामने, वो कोर्ट को ऐसा लगता है कि यदि इससे फर्दर क्वेश्चन पूछना समय की बर्बादी है, कोर्ट का समय तो कीमती है, तो कोर्ट के समय की बर्बादी है। जब कोर्ट को ऐसा लगता है तब ऐसी स्थिति में वह डिसाइड करता है कि कौन सा कॉम्पिटेंट है और कौन सा इनकॉम्पिटेंट। अब यहाँ पर दो तीन बातें आती है जहां पर विवाद है, मैं विवाद की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो जनरल चीजें हैं वो तो सभी लोग जानते हैं, जहां पर विवाद है उसकी बात मैं करूँ, कि जो विवाद है उसकी बात मैं करता हूँ। ठीक है, जैसे कि चाइल्ड विटनेस के मामले में बहुत तरह का विवाद है, उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसके टेस्टिमनी को या उसके टेस्टिमनी को नहीं एक्सेप्ट किया जाए, यह बहुत तरह के विवाद जो है वह है। तो यह बहुत तरह के विवाद है। चाइल्ड विटनेस के बारे में यह माना जाता है, लेकिन पहले फिर मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, चाइल्ड विटनेस को इनकॉम्पिटेंट नहीं माना जा सकता। बहुत सारे जजमेंट हैं जहां पर चाइल्ड विटनेस को नहीं माना है, लेकिन बहुत सारे जजमेंट ऐसे हैं जहां पर चाइल्ड विटनेस के टेस्टिमनी के आधार पर कन्विक्शन भी हुआ है। उसकी चर्चा भी मैं अभी करूंगा और केस लॉ भी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर जब चाइल्ड विटनेस की बात आती है तो उसके एविडेंस को बहुत ही केयरफुली विथ ग्रेटर सावधानी जिसको कहते हैं, विथ वेरी जो है सर्कमस्पेक्शन के साथ हम उसको जज करेंगे कि वह कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है। क्योंकि चाइल्ड जो है वह क्या है, ससेप्टेबल टू क्या है, टू बी स्वेड बाय एनी अदर टेल टू हिम, एनी अदर पर्सन टेल टू हिम। यदि कोई भी व्यक्ति यदि उसको कुछ बोलता है, उसको ट्यूटर करता है, तब ऐसी स्थिति में वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कहता है कि चाइल्ड विटनेस को आप नहीं मानिए, ऐसा नहीं कहता है। हाई कोर्ट भी नहीं कहता है नहीं मानिए, लेकिन उसको जो है वो जज करिए और तब उसको इवेल्युएट करिए, उसको कोरोबोरेट कराइए और सारे एविडेंसेस के साथ। अब जैसे जहां पर सोल चाइल्ड विटनेस है, वहां पर हम फैक्ट्स के साथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्स के साथ हम उसको मैच कराएंगे कि जो बोला जा रहा है वह कितना गलत है और कितना सही है। सबसे पहले तो यह मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि उसको बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही केयरफुली तरीके से उसको पहले आप जज करिए और उसको जज करने के बाद तब उसकी टेस्टिमनी पर आप रिलाई करिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है योगेश सिंह वर्सेस महावीर सिंह, यह 2016 का ऑल इंडिया रिपोर्टर में यह रिपोर्टेड केस है, यह सुप्रीम कोर्ट का केस है, यह सुप्रीम कोर्ट केसेस 5160 पेज नंबर। तो यहाँ पर यह जो बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बहुत ही केयरफुली उसको इवेलुएट करिए और उस इवेलुएशन के बाद उसको जज करिए। लेकिन अब यहाँ पर कभी कभी होता क्या है कि लोग एफिडेविट देते हैं, जैसे सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल कराया गया और सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल कराया गया चाइल्ड विटनेस के द्वारा, क्योंकि पता है कि चाइल्ड विटनेस को यदि क्रॉस एग्जामिन किया गया
क्योंकि यदि किसी भी विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा तब उसको क्रॉस एग्जामिन भी किया जाएगा। तो यदि मान लीजिए कहीं पर झूठा केस ट्यूटर कर किसी बच्चे को लाया गया है, किसी बच्चे को जो है वो ट्यूटर कर लाया गया है और वो बच्चा उसी ढंग से अपने तोते की तरह जाकर रट दिया, लेकिन बच्चे को जब क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा तो बच्चा स्थिति में बहुत देर तक सच को छिपा नहीं पाएगा। फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दृश्यम मूवी की, जहां पर बच्चे की टेस्टिमनी, जब बच्चे को बहुत डराया गया तो बच्चे ने यह बता दिया कि उसके घर के पीछे में किसी चीज को गाड़ा गया है, ठीक है ना, बलि किया गया और उसके आधार पर वहां पर खुदाई की गई। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बच्चे को यदि सिखाया जाएगा तो सिखाकर एग्जामिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के समय वह बच्चा टूट सकता है। तो उसका सेफ साइड क्या करते हैं लोग, सप्लीमेंट्री एफिडेविट दिलवा देते हैं। सप्लीमेंट्री एफिडेविट का मतलब होता है कि वो रिटन में जो आप एफिडेविट दे रहे हैं किसी चीज को की सत्यता के लिए, कोई फैक्ट्स को वहां पर सामने लाने के लिए, उसको सप्लीमेंट्री एफिडेविट कहते हैं। जो आपके मेन पिटीशन में छूट गया है उसको सप्लीमेंट्री एफिडेविट के द्वारा डाला जाता है। लेकिन सप्लीमेंट्री एफिडेविट में क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोविजन नहीं है। हम ओथ एक्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ तो ओथ लेकर किया गया है, तो ओथ लेकर जो किया गया है उस सप्लीमेंट्री एफिडेविट में क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोविजन नहीं है। चूंकि क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोविजन नहीं है इसीलिए चिल्ड्रन के किसी भी सप्लीमेंट्री एफिडेविट को ओथ एक्ट नहीं मानता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका ओथ एक्ट का जो सेक्शन 4 और 5 है स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट यदि किसी बच्चे के द्वारा की गई है तो वह वैलिड नहीं होगा। इसी ढंग से जनरल क्लॉज एक्ट का सेक्शन 3 भी इस चीज को बहुत स्पष्ट करता है कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट या फिर एफिडेविट किया गया है किसी बात को लेकर किसी बच्चे के द्वारा, तब वह एडमिसिबल नहीं होगा। मेक इट ए पॉइंट। दूसरा, मैंने कहा कि बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही केयरफुली बच्चे को जो है वह उसकी टेस्टिमनी को इवेलुएट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सोल विटनेस यदि कोई बच्चा है और उसकी टेस्टिमनी काफी वैलिड है, बहुत ही कोलैबोरेटिव है वह चीजों के साथ, तब ऐसी स्थिति में उसके एविडेंस को नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि केस है, केस का नाम है गोला एलुगु गोविंदु वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। यह ऑल इंडिया रिपोर्टेड केस है 2008 का, जिसमें कि बच्चा जो है वो सोल विटनेस है और सोल विटनेस के आधार पर उसने अपनी माँ का मर्डर होते हुए देखा और वह सोल विटनेस है, उसके आधार पर कन्विक्शन हुआ। मैं नंबर ऑफ विटनेस पर जब मैं आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ विटनेसेस पर कि विटनेसेस का नंबर मायने नहीं रखता है, क्वांटिटी मायने नहीं रखती है। मायने क्या रखती है? क्वालिटी मायने रखती है। मायने रखती है क्वालिटी, कि उसकी एविडेंस की क्वालिटी क्या है और उस एविडेंस की क्वालिटी के आधार पर ही कन्विक्शन होता है या एक्विटल होता है। अब दूसरा एक केस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर केस लॉ की फिर बात नहीं कर रहा हूँ। एक बच्चे की टेस्टिमनी थी कि उसने यह देखा कि उसके सामने हत्या हुई, रूम में हत्या हुई, मदर ने फादर को मार दिया किसी व्यक्ति के साथ मिलकर, और उसके बाद बच्चा जो था वो जाकर सो गया। ये विटनेस में आया हुआ कि बच्चा जाकर सो गया और बाद में उसने पुलिस को बयान दिया। इसको ट्रस्टवर्दी नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी की बात आती है और जो क्रेडिट वर्दी की बात आती है वो यहाँ नजर नहीं आती है। क्योंकि किसी बच्चे के सामने यदि मर्डर होगा तो बच्चा नॉर्मल एक्ट करते हुए सो जाए और दूसरे दिन जाकर वह अपनी टेस्टिमनी दे कि मैंने अपने सामने मर्डर होते हुए देखा। जब उससे पूछा गया कि भाई उस समय तो तुमने बताया नहीं लोगों को, एफआईआर तो हुआ नहीं, तो उसका यह कहना था कि मैं जाकर सो गया था।
ये बहुत ही अननेचुरल है, ये प्रोबेबिलिटी से बहुत ही दूर है। तो इसका मतलब ये निकला कि उस बच्चे को सिखाया गया होगा, और सिखाने के बाद तब वह बच्चा जो है, सिखाने के बाद वह बच्चा बाद में जाकर वह पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने अपना यह बयान दिया, जिसे कि ट्रस्टवर्दी नहीं माना जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी विटनेस, किसी भी विटनेस को हम यह नहीं मान सकते हैं कि वह ट्रस्टवर्दी नहीं है। हम किसी भी विटनेस को के कॉम्पिटेंस पर बिना कटघरे में बुलाए हुए हम जज नहीं कर सकते। तो हमको उसके कॉम्पिटेंस को जज करने के लिए कटघरे में बुलाना होगा, उसको क्वेश्चन पुट करना होगा, तब जज ये डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कौन कॉम्पिटेंट है और कौन कॉम्पिटेंट नहीं है। दूसरा, जब कॉम्पिटेंस ऑफ विटनेस की बात आती है, तो क्या जो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, उसे कॉम्पिटेंट विटनेस माना जा सकता है? सेक्शन 118 बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहता है, वह किसी भी व्यक्ति को जो कि अनसाउंड माइंड का है, उसको सिर्फ इस आधार पर उसके टेस्टिमनी को हम अनरिलायबल नहीं ठहरा सकते, अनट्रस्टवर्दी नहीं ठहरा सकते कि वह अनसाउंड माइंड का है। यदि वह क्वेश्चन समझ सकता है और रैशनली उसका जवाब दे सकता है, और उसको वह यदि कोलैबोरेट होता है दूसरे विटनेसेस के साथ, तब ऐसी स्थिति में जो अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है, उसके विटनेस को भी हम अनट्रस्टवर्दी नहीं मानते हैं और हम उसे इनकॉम्पिटेंट नहीं मानते हैं। बहुत ही स्पष्ट तौर पर जो सेक्शन 118 ये कहता है। अब यह प्रोविजन किया क्यों गया? आप ये देखते होंगे कि बहुत बार केस से बचने के लिए ये कह दिया जाता है कि वह व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है। जैसे किसी ने कोई क्राइम किया और डिफेंस लॉयर वहां पर क्या करेगा, उसको बचाना हो तो वो बैक डेटेड जो है उसका कोई इलाज का, अनसाउंड माइंड के इलाज का, तो वह देते आएगा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, कहीं से और भी डॉक्यूमेंट, इलाज का डॉक्यूमेंट वो अवेलेबल करा लेगा, और तब ऐसी स्थिति में यह कोशिश करेगा कि यह तो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, इसके एक्ट पर और इसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सेक्शन 118 इसको सीधे तौर पर नकार देता है। एक्शन को यहाँ पर नकारने की बात नहीं है, मेक इट ए पॉइंट, मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर मैं विटनेस की बात कर रहा हूँ। एक्शन की जो बात थी वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, बहुत पुराने क्लासेस में आपने, कि जहां पर एक्शन की बात आती है, यदि किसी व्यक्ति ने जो अनसाउंड माइंड का है, उस व्यक्ति ने यदि मर्डर कर दिया, तो उस समय उसकी टेस्टिमनी जो है, उस समय यदि कटघरे में खड़ा किया गया और वो अपने आप को दिखला रहा है कि वो अनसाउंड माइंड का है, तब वैसी स्थिति में उसको भेज दिया जाएगा एसाइलम में, कि जाकर पहले मेंटल एसाइलम में इलाज कराओ। ये केस ड्रॉप नहीं होगा, और इस आधार पर यह नहीं कह दिया जाएगा कि वह मेंटली डिरेल्ड है, अनसाउंड माइंड का है, तो एक केस ड्रॉप हो गया। एक केस ड्रॉप नहीं होगा, ये केस जो है वह पेंडिंग किया जाएगा, और जब वो इलाज करा कर आएगा, तब उसके बाद ये केस पुनः स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने बात की एक्यूज की, यहाँ पर बात है विटनेस की। विटनेस को कटघरे में बुलाकर खड़ा किया जाता है, विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाता है, और विटनेस बॉक्स में खड़ा करने के बाद उससे क्वेश्चन पुट किया जाता है। यदि रेशनली यदि क्वेश्चन का जवाब दे देता है, तब ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि कॉम्पिटेंट विटनेस। अब यहाँ पर जो मान लीजिए डिफेंस है या फिर प्रोसिक्यूशन है, कोई भी है जिसको कि अपने पक्ष में केस को करना है, वह क्या करता है, वह इसको खड़ा कर देता है ये कहकर कि अनसाउंड माइंड का है, इसके विटनेस पर रिलाय नहीं किया जा सकता। वो आई विटनेस है, उसने मर्डर होते हुए देखा है, वो आई विटनेस है। लेकिन हमारे और आपके जैसे लॉयर क्या करेंगे, कह देंगे कि इसका दिमाग तो दुरुस्त है ही नहीं। और कोर्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि उसी लॉयर से जो अपने विटनेस को प्रोड्यूस कर रहा है, उसे क्वेश्चन पूछने का राइट है। क्रॉस एग्जामिनेशन तो राइट है अपोजिट साइड का, वहां पर उससे और पटांग क्वेश्चन पूछेगा और पटांग जवाब को एक्सपेक्ट करेगा जो उसने सिखा कर लाया है। लेकिन
यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन के पहले चूंकि इवेल्युएट करना है जज को, तो जज क्या करते हैं, अपने तरफ से क्वेश्चन को पुट करते हैं और पुट करने के बाद वो इवेल्युएट करते हैं कि वो कितना रैशनल और कितना इरेशनल है। और बहुत देर तक प्रिटेंड नहीं किया जा सकता है। कोई व्यक्ति पागल का एक्टिंग कर रहा है तो प्रिटेंशन में बहुत देर तक नहीं रह सकता है। तब ऐसी स्थिति में जज उसके कॉम्पिटेंस और इनकॉम्पिटेंस को जज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, और तब ऐसी स्थिति में वह उसके टेस्टिमनी को मानते हैं या फिर वह रिजेक्ट करते हैं। फिर मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कानून ने किसी भी व्यक्ति को सीधे तौर पर प्रोविजन यह नहीं किया है कि कौन इनकॉम्पिटेंट है और कौन कॉम्पिटेंट है, ठीक है, ये नहीं कहता है। यहाँ पर ये जज करने का पावर, इवेल्युएट करने का पावर जो है वह जज का है। अब दूसरा है, जो विक्टिम ऑफ रेप है वह उसके विटनेस को कितना कॉम्पिटेंट विटनेस उसे माना जाता है। विक्टिम ऑफ रेप जो है उसको कितना माना जाता है विटनेस, क्योंकि जो रेप होता है वहां पर जो रेपिस्ट होता है वो भीड़ भाड़ के जगह में रेप नहीं करता है। जो रेपिस्ट होता है वह एकांत ढूंढता है, वह कहीं पर ऐसा जगह ढूंढता है जहां कोई उसको देख नहीं सके, जो उसे सुन नहीं सके। तो ऐसी स्थिति में एविडेंस तो अवेलेबल होगा नहीं। एविडेंस कौन है, इकलौता एविडेंस कौन है, जो विक्टिम है। बाद में मेडिकल एविडेंस है और सारे एविडेंस है, लेकिन इकलौता एविडेंस जो है वह विक्टिम है। तो यहाँ पर विक्टिम जो है और एक्यूज जो है, यदि एक्यूज आरोप लगाता है कि कंसेंसुअल सेक्स है, तो यहाँ पर एक कंप्लिस की बात आ जाती है। मतलब कि अब सपोज करिए विक्टिम अपने आप को दिखा रही है और वह एक कंप्लिस है और दोनों की सहमति से यह सारा चीज हुआ है। बाद में ये अपने आप को विक्टिम दिखाने लगे। लेकिन रेप के केस में जो प्रोसिक्यूटर्स है, मतलब जो विक्टिम है, उसके एविडेंस को एक्सेप्ट किया जाता है। उसको इस आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वह कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है, कि जो मटेरियल पार्टिकुलर्स है उसके साथ जो है वह कोरोबोरेट नहीं कर रहा है। इस आधार पर उसको जज नहीं किया जा सकता है और एक कॉम्प्लिस के स्टेटमेंट के साथ इसको वे नहीं किया जा सकता है। ये कॉम्प्लिस जो है वह तो यह कह रहा है कि इसकी सहमति से हुआ है, सामान्यतः ऐसा ही लोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसके सोल विटनेस को भी उतने ही वेटेज देंगे जितना कि कोई इंजोर्ड विटनेस। सपोज करिए कि किसी जगह कोई अकरेंस हुआ और वहां पर कोई व्यक्ति इसके ऊपर अटैक किया गया, उसके साथ साथ दूसरा व्यक्ति जो था वो जो उसको बचाने गया उस पर भी अटैक कर दिया गया। यहाँ पर इंजोर्ड है और वो इंजोर्ड विटनेस है और इंजोर्ड विटनेस को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है एविडेंस एक्ट में। तो यहाँ पर भी जो रेप विक्टिम है उसको इंजोर्ड विटनेस के रूप में ट्रीट किया जाता है और वहां पर मटेरियल एविडेंस के साथ कि इसको कोलैबोरेट कराने की आवश्यकता नहीं है, उसका सोल एविडेंस जो है वो अपने आप में काफी है। इसमें एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सीके जैन का केस है 1990 का, AIR में रिपोर्टेड केस है, सुप्रीम कोर्ट केस है 658। यहाँ पर जो रेप विक्टिम है उसके विटनेस को सोल विटनेस के आधार पर सजा हुई है। पहले होता क्या था, देखिए, चूंकि जो बहुत सारे जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आए हैं उसके बाद बहुत सारी चीज चेंज की है। उसके पहले यह करिए कि जो रेप विक्टिम है वह केस करने में डरती थी। आज की डेट में रेप विक्टिम केस कर रही है क्योंकि उससे जब क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता था डिफेंस लॉयर के द्वारा तो इसको इस तरह से ट्रीट किया जाता था कि जैसे वह एकम्प्लिस है, मतलब उसकी सहभागिता से हुआ है। और इतने इतने वल्गर क्वेश्चन पूछे जाते थे, इतने ढंग से उसको टॉर्चर किया जाता था कि लोग कटघरे में आना नहीं चाहता था। जितना उसका रेप वहां नहीं हुआ उससे ज्यादा मेंटली रेप जो है यहाँ पर जो डिफेंस लॉयर करते थे। इसीलिए यहाँ पर रेप विक्टिम को जो कि इंजोर्ड विक्टिम के रूप में इंपॉर्टेंस दिया गया है और उसके सोल एविडेंस को उतने ही, सोल टेस्टिमनी को भी उतने ही वैल्यू दिया गया है और उसके आधार पर
वहां पर किसी व्यक्ति को सजा हो सकती है। यहाँ पर एक और केस है जो कि 2005 का केस है, हालांकि उसके बाद बहुत सारे जजमेंट आ गए हैं, लेकिन जो जजमेंट को रेफर किया जाता है बार बार मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। श्री नारायण साहा, श्री उसमें लगा हुआ है, जो कि एक्यूज है उसमें वो श्री कर तो बातें नहीं आती है। श्री नारायण साहा नाम है इसका पूरा, वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा। ये 2005 का रिपोर्टेड केस है ऑल इंडिया रिपोर्टर में, और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस पर सुप्रीम कोर्ट केसेस 1452 में यह इसका रेफरेंस दिया गया, इसको डिटेल किया गया। यहाँ पर जो रेप विक्टिम है वो एडल्ट है, रेप विक्टिम एडल्ट है, और उसको पूरी तरह से पता है कि उसके एविडेंस का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। उसको पता है कि यदि एविडेंस इनफर्म होता है और अनट्रस्टवर्दी होता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इस चीज को पता है। और तब उसने यह एविडेंस अपना दिया है, ये अपने आप को विटनेस के रूप में प्रोड्यूस किया है। क्योंकि वो विक्टिम है तो नेचुरली सोल एविडेंस है, उसके आधार पर कन्विक्शन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रॉपर माना है। जो कन्विक्शन हुआ है लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रॉपर माना। यहाँ पर उसको पता है अपने एविडेंस के बारे में, और तब जानबूझकर समझबूझकर उसने अपना एविडेंस दिया है। तो इसका मतलब है कि हम किसी भी जो एविडेंस की बात करते हैं, विटनेस की बात करते हैं, तो उसको इनकॉम्पिटेंट हम नहीं मान सकते। इवन जो इंजर्ड पर्सन है उसको नहीं मान सकते हैं, जो रेप विक्टिम है उसको नहीं मान सकते हैं, और रेप विक्टिम के सोल टेस्टिमनी के आधार पर भी प्रोसिक्यूशन हो सकता है और वो पनिशमेंट हो सकता है। अब दूसरा है वैल्यू ऑफ द विटनेस क्या है। इसके बाद के जो सेक्शंस हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं थोड़ा लंबा इसको करा दे रहा हूँ। ये वैल्यू ऑफ द विटनेस क्या है। मैंने सबसे शुरू में ही आप लोगों से यह कहा कि कानून अंधा होता है। एक अंधा कानून मूवी भी आई थी जिसका रेफरेंस मैं आगे दूंगा, कुछ और जो प्रोविजन है उसके साथ साथ। कानून अंधा होता है, जो वह न देखता है न सुनता है। देखता सुनता कौन है? विटनेस। तो इसीलिए विटनेस को जो है उसका इम्पोर्टेंस और जो प्राइमेसी है वो जो क्या है, वह दो सबसे ऊपर रहेगी। वह जो वह बोलता है वह कोर्ट उसको मानता है, लेकिन कोर्ट यदि उसी रूप में मानने लगे तब तो ऐसी स्थिति में तो सही में कानून अंधा बन जाएगा। तो उसको वह इवेल्युएट करता है। कैसे इवेल्युएट करता है? इवेल्युएट करने का कुछ तरीका भी होगा ना। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो कंसिस्टेंसी और दूसरा है इनहेरेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टोरी। हमको और आपको सबको पता है कि इंडिया में बहुत सारे केसेस झूठे होते हैं, बल्कि 80% केसेस झूठे ही होते हैं। इसलिए डिफेंस लॉयर का काम इतना ज्यादा रहता है कि वह उनको छुड़ाता रहता है बैठ। प्रोसिक्यूशन का काम भी है सजा दिलाने का, लेकिन डिफेंस लॉयर की पूछी से भी ज्यादा रहती है। कि अब जो कंसिस्टेंसी है वह किस रूप में? कंसिस्टेंसी है मतलब कोई घटनाक्रम हुआ, ठीक है ना, कोई घटनाक्रम हुआ तो उसकी कंसिस्टेंसी, ये घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम है। उसकी कंसिस्टेंसी को कैसे जज करेगा कोर्ट? उसकी कंसिस्टेंसी को जज किया जाता है विद द एग्जामिनेशन ऑफ अदर विटनेसेस, विद द अकाउंट ऑफ अदर विटनेसेस। अब यदि उसने कुछ बोला और दूसरे विटनेस ने कुछ और बोला, तीसरे विटनेस ने कुछ और बोला और चौथे विटनेस ने कुछ और बोला, तब ऐसी स्थिति में कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती है। तो विटनेस जो है उसकी कंसिस्टेंसी को जज किया जाता है ऑन द अकाउंट ऑफ अदर विटनेसेस। हम तब उसके साथ चीजों को चेन के रूप में जोड़कर देखते हैं, इसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। यदि वह चेन नहीं जुड़ता है तब ऐसी स्थिति में उसको सत्य नहीं माना जा सकता है, रिलायबल नहीं माना जा सकता है, ट्रस्टवर्दी नहीं माना जा सकता है। दूसरा है क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस क्या है? क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द अनडिस्प्यूटेड फैक्ट। फैक्ट क्या है? इस चीज को मैंने आप लोगों को सबसे शुरू में ही बताया था, फैक्ट इन इशू की बात कही थी, मतलब कि वो डिस्प्यूटेड फैक्ट है। लेकिन यदि अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, जैसे मर्डर हुआ
वो बहुत उस पर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, लोग उसको उठाकर अस्पताल तक ले गए, पुलिस उसी समय वहां पहुंच गई। तो इसका मतलब है कि अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, मर्डर हुआ है। अब उसको प्रूव करना और नहीं प्रूव करना ये विटनेस पे डिपेंड करता है। ऑकुलर विटनेस जो है, जो आई विटनेस है, उस पर डिपेंड करता है। तो जहां पर अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो अनडिस्प्यूटेड फैक्ट से आती है। यदि फैक्ट ही डिस्प्यूटेड है, तब ऐसी स्थिति में वहां पर कंसिस्टेंसी तो रहेगी नहीं। तो ये दो चीजें हैं जिसके आधार पर कोर्ट या जज करता है, तो कंसिस्टेंसी के आधार पर, और दूसरा है उसका क्रेडिट वर्दी विद अनडिस्प्यूटेड फैक्ट के आधार पर। ये दो चीजों को ध्यान में रखिए, इसके आधार पर कोर्ट या जज करेगा कि यह कितना जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। अब सवाल ये उठता है कि अपोजिट साइड का लॉयर, अदर साइड ऑफ द लॉयर जो है या फिर जज है, इन सारी चीजों को कैसे जज करेंगे? इसका 3 तरीका है। पहला है क्रेडिट ऑफ द विटनेस। आजकल आपको को पहले से ही पता है कि वह अखाड़े पर बहुत सारे विटनेस मिलते हैं, खड़े रहते हैं कोर्ट के बाहर। इसमें फिर मुझे एक मूवी का सीन याद आ रहा है, जिसमें कि अंधा कानून में भी अमिताभ बच्चन था, इसमें भी अमिताभ बच्चन ही है, जो कि विटनेस बॉक्स में जाता है विटनेस बनकर। ये क्या है? ये भाड़े का विटनेस, जिसको मर्सिनरी विटनेस कहते हैं, वो विटनेस के रूप में जाता है और वहां ये कहता है कि भाई विटनेस जो है वह इतना बड़ा है, एविडेंस की बात करता है वो इतना बड़ा है। अब पूरा कोर्ट इस पर जो है हंसने लगता है। अपोजिट साइड का लॉयर है, कहता है जब क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है, बोला कि आप जिसकी बात कर रहे हो उतना बड़ा है, जैसे कि किसी चीज को मारा गया, तो बोला कि वह तो भाई आदमी है ही नहीं, आप जिसकी बात कर रहे इतना बड़ा है जो मरा है, वो तो मुर्गा है। तो अमिताभ बच्चन ने तुरंत कहा हाथ दूसरा ला के, मैंने तो पूरा कहा ही नहीं, दूसरा हाथ लगाया, मैंने तो दूसरा हाथ लगाया था कि इतना बड़ा है। तो यहाँ पर क्या क्रेडिट वर्दी यह है कि कोर्ट इस चीज को जज कर लेता है जब वो विटनेस बॉक्स में उसको बुलाया जाता है कि क्रेडिट ऑफ द विटनेस क्या है। और यदि उसका चेकर्ड ही हिस्ट्री है, उसका इतिहास ही वही है कि वो भाड़े पर आकर अपनी गवाही देता है, टेस्टिमनी देता है, तो कोर्ट बहुत ही कॉशियस रहता है और बहुत कॉशियसली कोर्ट जो है उसको जज करने की कोशिश करता है। तो पहला क्रेडिट ऑफ द विटनेस है। दूसरा परफॉर्मेंस इन द विटनेस बॉक्स। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि विटनेस बॉक्स में परफॉर्मेंस क्या है, इसके आधार पर कोर्ट और अपोजिट साइड ऑफ द लॉयर जज करता है कि इसका परफॉर्मेंस क्या है। तो मैंने अभी बात कही कि इतना बड़ा और उसके साथ जोड़ दिया इतना बड़ा, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है, यदि आपने घटना को नहीं देखा है अपनी आंखों से और सुनी सुनाई बात पर आप चले आए हैं या फिर वकील के कहने पर चले आए हैं गवाही देने, तब ऐसी स्थिति में आपका परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं हो सकता है। और तीसरा है कि ऑब्जर्वेशन पावर। ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो विटनेस का क्या है? यदि कहा गया कि किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद का ऑपरेशन है और वह गवाही देने के लिए आया हुआ है, या फिर उसको मोतियाबिंद है, उसको दूर तक सुझाई नहीं देता है और वह बोल रहा है कि 25 फीट दूर में यह मर्डर हुआ, मैंने उसको देखा है, और वो शाम का समय था जब अंधेरा होते रहता है। तो यहाँ पर उसका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वह विटनेस का, इसको जज किया जाता है। 3 जो पैरामीटर है इसके आधार पर जज किया जाता है कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वह क्या है, और दूसरा उसका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। इन दोनों चीजों को के लिए 3 पैरामीटर निर्धारित किया गया है। तो मित्रों, ये तो कॉन्सेप्ट हुआ आपका विटनेस को लेकर, कल इसको मैं और भी आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं आप लोगों से।